तो हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी आज की इस वीडियो के अंदर फिर से एक शानदार आपका एमसीक्यूज बेसिस क्लास लेके आए हैं, वो भी नॉर सेट 7 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अभी आपका 15 तारीख को नॉर सेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ आप ही लोगों में से किसी साथी ने सेंड किए थे, तो हमने मिला जुला के जैसे भी जितना भी पॉसिबल हो सका तो उनकी एक क्लास लगा रहे हैं। इसके बाद में जो और क्वेश्चन आएंगे आप को ध्यान में जो और क्वेश्चन रहे इसके अलावा जो हमने क्लास लगाई है इस क्लास के बाद में, तो वो हमें कमेंट कर देना, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके हमें सेंड कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो या आपके पास क्वेश्चन हो तो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम उनकी क्लास लगा देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, आपको क्वेश्चन का हालांकि पता है कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, बट एग्जैक्ट उनका आंसर क्या होना चाहिए है हम आपको पूरे प्रूफ के साथ में एग्जैक्ट 101% करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे भी छानबीन बुक से हो, सोशल मीडिया से, कैसे भी हो, हम 100% आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि उससे आपको क्लियर हो सके कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, शायद ये या शायद ये हो सकता था या है, तो उनको हम क्लियर कर देंगे, एक साइड में कर देंगे कि हाँ डेफिनेटली 101% ये आंसर होना चाहिए। इक्का दुक्का परसेंट अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाता है, वो उनकी गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूट कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करके इस आंसर को करेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि सब की गाइडलाइन अलग अलग सेम रहे, सॉरी, एम्स की, पीजीआई की, इनकी अलग अलग हो सकती है, ईएसआईसीआरआर की इनकी अलग अलग हो सकती है क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन इक्का दुक्का ही होंगे, ज़्यादातर नहीं होंगे। ओके, तो वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो नए मिलेंगे, बट आपको मैं भी एवरेज 90% क्वेश्चन सेम मिलेंगे। ओके, तो चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट क्लास है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की, तो आप इसके अंदर पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा और अपने यार बेली फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना ताकि पता चल सके कि कौन सा आंसर आपका राइट है और अपने फ्रेंड्स का राइट है। क्योंकि जितनी बार आप रिकॉल करोगे उतनी बार आपको ज़्यादा याद रहेगा, कंठस्थ रहेगा, और ज़िंदगी में अगर क्वेश्चन अभी गलत हुआ है एग्जाम के अंदर, अब पढ़ लोगे तो दोबारा आपका जो है गलत नहीं होगा। होता क्या है, जब अपन गलती कर देते हैं और उसको सुधारने के टाइम में अपने को ये टेंशन हो जाता है ना कि यार ये करना चाहिए था और मैंने ये कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा नॉर सेट 7 के अंदर मैंने ये गलत किया था और उस टाइम मैंने ऐसे ऐसे करके पढ़ा था और अब गलत नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया होगा। सेंट्रल लाइन वेन कैथेटर शुड बी फ्लश्ड एवरी। देखो, सेंट्रल लाइन जो कैथेटर लगाते हैं वो कितने टाइम से फ्लैश करना चाहिए कि उसके अंदर ब्लॉकेज ना हो, तो 12 आवर्स से 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स, ऐसे कुछ ऑप्शन रहे होंगे आपके। तो आपको कहीं भी देखोगे ना तो एवरी डे दिया हुआ मिलेगा। ओके, तो एवरी डे के अंदर 24 आवर्स ही आते हैं। अगर हावर्स के अंदर बात करेंगे ना तो आपको मैक्सिमम जगह जो ज़्यादातर वेटेज रहेगा वो 12 आवर्स का रहेगा कि 12 घंटे से उसको फ्लैश करो। अगर मान के चलो सेंट्रल लाइन कैथेटर आपने लगा रखा है और उसके थ्रू आपने कोई भी कुछ भी दिया नहीं है और वो 12 घंटे से बिल्कुल से बंदी है, या मैं बोलूँ एक तरीके से नॉन यूजेबल है, ये यूज़ नहीं लिया आपने, तो 12 घंटे के बाद में उसको फ्लैश करना है एक बार। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए 12 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वुड क्रिकॉइड प्रेशर बी अप्लाइड ड्यूरिंग इंट्यूबेशन प्रोसीजर। इंट्यूबेशन प्रोसीजर करते टाइम क्रिकॉइड प्रेशर जो है क्यों अप्लाई किया जाता है। ओके, तो आपको ये समझना होगा कि इंक्यूबेशन जो करते हैं, प्रोसीजर करते हैं इंट्यूबेशन का, तो उनके अंदर क्रिकॉइड प्रेशर के ऊपर जो अप्लाई किए जाने वाला जो प्रेशर है, एक तरीके से मैं ऐसे बोलूं, तो उसको क्यों करवाया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या रहता है। देखिएगा, इंक्यूबेट करना आपको सबके दिमाग में आता होता है, इंक्यूबेट करना मतलब क्या होता है। एक तरीके से मैं ऐसे बोलूं कि उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल करना, एक तरीके से किसी दूसरी माध्यम से हो सकती है, कैसे भी ऐसे इंक्यूबेट को मैं आपको बता सकता हूं जनरली। ओके, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन में भी हो सकते हैं दिए हुए हों या नहीं दिए हुए हों। आपको ऑप्शन सी यहाँ पे दिखेगा, टू हेल्प प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट
ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा, वो बिल्कुल से करेक्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, वाई वुड क्रिकोइड प्रेशर बी अप्लाइड ड्यूरिंग इंट्यूबेशन प्रोसीजर। इंट्यूबेशन प्रोसीजर करते हैं तो क्रिकोइड प्रेशर क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है, गैस्ट्रिक कंटेंट यानी स्टमक के अंदर जो अपना फूड मटेरियल्स है वो एस्पिरेट ना हो सके बाहर आके, और जो अपनी जो इसोफेगस के थ्रू जो है वो ट्रेकिया वगैरह के अंदर या फिर लंग्स के अंदर ना चली जाए, इसके लिए अपने को क्रिकोइड प्रेशर अप्लाई करना होता है इंट्यूबेशन के टाइम में। तो ऑप्शन ऐसा कुछ रहा होगा, वो आपका बिल्कुल से करेक्ट गया होगा। मैं ये नहीं कहता चारों ऑप्शन यही मिले थे, बट ये आंसर आपका ऐसा कुछ था, वो बिल्कुल से करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? अब यहाँ पे पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के अंदर बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, क्योंकि इन पिछले दिनों के अंदर 2024 के अंदर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, गोल्ड मेडल, ये मॉडल तो आपको याद नहीं रहा होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस पुट हुए थे, इन्होंने बताया कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी है जो इंडिया के अंदर पहली महिला थी जो कि ओलंपिक के अंदर जीत करके मेडल लेके आई थी, उस महिला का नाम पूछा था। तो उसके अंदर एक ऑप्शन ये दे रखा था, देखिएगा ऑप्शन बी, करनाम। ओके, तो ये जो फर्स्ट इंडियन फीमेल्स थी या महिला थी जो ओलंपिक के अंदर मेडल जीत करके लाई थी। ओके, चलिए, करनाम नाम से ये इंडियन वुमेन थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नर्स इज रिफोर्सिंग डाइटरी टीचिंग with a client who has a new prescription for a monoamino oxidase inhibitors। सोचने समझने की और आपको याद करने की जरूरत इतना ही है, माओ, MAOI अपन पढ़ते थे, इसके साथ में क्या नहीं देना होता, सीधा क्वेश्चन पूछा होता था जब भी किसी कोचिंग के अंदर, किसी क्लासेस के अंदर या कहीं हमारे जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ा जाता था और MAOI का नाम आता था, MAOI का, तो सबसे पहले यही चीज बताई जाती थी। डाइटरी टेक्निक ये बताई जा रही है या टीचिंग आपको दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर अगर ले रहे हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड विल टेकिंग एन MAOI। बताने की बात यह है कि MAOI लेोगे आप तो कौन सा जो फूड मटेरियल है वो आपको नहीं खाना है इस दवाई के साथ में। मान के चलो आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा ये मेडिसिन आपको लगेगी, तो नर्सिंग ऑफिसर आपको ये बता देगा कि इस मेडिसिन के साथ में आपको क्या नहीं लेना है, क्या चीज रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा करके कुछ ऑप्शन आया था और आपको एक ऑप्शन ऐसा मिला होगा, टायरामाइन रिच डाइट या टायरामाइन फूड कंटेंट, ऐसे करके मिला होगा, टायरामाइन फूड मटेरियल, कुछ भी भाषा के अंदर, तो वो आपको अवॉइड करना होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर अगर आप ले रहे हो तो। ओके, तो यहां पे ऑप्शन डी जा रहा है। Which of the following type of seizure is most likely to be associated with facing jerky moment in a newborn? सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से टाइप का सीजर्स आएगा बच्चे के अंदर, किसके अंदर, बच्चे के अंदर, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या फेस करने को मिलेगा, जर्की मोमेंट। बच्चे के अंदर मोस्ट लाइकली कौन से टाइप का सीजर्स आता है जिसके अंदर जर्की मोमेंट देखने को मिलता है? टॉनिक सीजर, क्लोनिक सीजर, ऐसे करके कुछ एब्सेंस सीजर आपको ऑप्शन मिले होंगे, बट जर्की मोमेंट बच्चे के अंदर क्लोनिक सी टाइप का सीजर्स होता है, उसके अंदर देखने को मिलते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर जर्की मोमेंट। ओके, न्यूबॉर्न के अंदर जर्की मोमेंट क्लोनिक टाइप का जो सीजर्स आता है उसके अंदर देखने को मिलता है। अगर बच्चे के अंदर न्यूबॉर्न बेबी है और उसके अंदर जर्की मोमेंट के साथ सीजर्स आ रहे हैं तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर कि इसके अंदर क्लोनिक टाइप का जो है सीजर है। नेक्स्ट, विच ग्लैंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज? अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया होगा
कि कैल्शियम को रेगुलेट ब्लड के अंदर कौन करता है। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ दे के रखी हुई है। आप हार्मोन समझ सकते हो एक तरीके से कि कैल्शियम का कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, बट अगर आपने शुरुआती दौर के अंदर देखा होगा विच ग्लैंड, यहाँ पे ग्रंथि को बताया हुआ है, आपको हार्मोन के ऊपर नहीं जाना है। जब अपन यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे ना ग्लैंड के ऊपर, तो आपको दिमाग के अंदर क्या आएगा कि कैल्शियम को ब्लड के अंदर रेगुलेट कौन करता है, तो डायरेक्टली अपना हार्मोन के ऊपर ध्यान जाता है कि हाँ ये हार्मोन है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ओके, अगर आपको जल्दी में क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर धैर्य से क्वेश्चन पढ़ोगे तो ग्लैंड दिमाग के अंदर आते ही हार्मोन चले जाएगा अपने दिमाग से बाहर, और अब अपने को सिर्फ टू सिर्फ ग्लैंड देखनी होगी। तो ग्लैंड आपको पता होगा थायराइड और पैराथायराइड दोनों मिलजुल के काम करती है, और कैल्शियम का अच्छा खासा काम या ब्लड के अंदर मेंटेन करने का काम पैराथायरॉयड ग्लैंड का रहता है। तो क्वेश्चन के अंदर ग्लैंड दे के रखा हुआ था, तो आपको वहां पे ग्लैंड चूज करना चाहिए था। ओके, कैल्सिटोनिन ये वगैरह आपको ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहिए था किसी हार्मोन की तरफ। तो पैराथायरॉयड अगर आप करके आए तो बिल्कुल से डेफिनेटली राइट आंसर। नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन कौन सी होती है जो कि इंडिया में ज़्यादातर यूज में ली जाती है? नहीं तो वो हार्मोन है और नहीं स्टेरॉइड्स है। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक, अगर हिंदी में बोलूं तो ऐसा कौन सा गर्भ निरोधक दवाई है जिसके अंदर हार्मोन भी नहीं होते और स्टेरॉइड भी नहीं होता? कौन सा है? माला एन, माला डी, टुडे, छाया, सहेली और ऑल ऑफ दीज, ऐसे करके कुछ मेरे हिसाब से ऑप्शन आपको मिले होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है छाया, सहेली या सेंट क्रोमेन। तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन डेफिनेटली आपको मिला होगा। छाया मिल गया होगा, सहेली मिल गया होगा या सेंट क्रोमेन मिला हुआ। तीनों में से एक जो भी ऑप्शन मिला था या तीनों मिले थे बिल्कुल से करेक्ट थे। नॉन स्टेरॉयडल और नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन यही है जो कि इंडिया के अंदर यूज ली जाती है। ओके, नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट। आपको बताना ये है कॉर्ड कंप्रेस हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, एक प्रेग्नेंट महिला है और प्रेग्नेंट महिला के अंदर इंट्रा यूट्राइन की बात कर रहे हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जैसे भी पोजीशन के वजह से या कैसे भी मान के चलो कंप्रेस हो गया है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? अर्ली डी एसिलरेशन या वेरिएबल डी एसिलरेशन। देखिएगा, अर्ली डी एसिलरेशन कंप्रेस बच्चा अगर वगैरह हो रहा है तो होगा। तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड अगर कंप्रेस हो रहा है तो वेरिएबल डी एसिलरेशन देखने को मिलता है। अम्बिलिकल कॉर्ड दिया हुआ था तो डेफिनेटली वेरिएबल डी एसिलरेशन ही जाएगा। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं दे रखा था, फिटल का कंप्रेशन दे रखा था, बच्चे का कंप्रेशन हो रखा है, उसकी वजह से देखने को मिल रहा था, तो आपका अर्ली डी एसिलरेशन होगा। तो हमें जो क्वेश्चन मिला था उसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड का दे रखा था, तो डेफिनेटली वेरिएबल डी एसिलरेशन बिल्कुल से राइट वन आंसर जाएगा। ओके, टाइम लग रहा है बट आपको इजीली समझ आए अच्छी भाषा के अंदर, जल्दी जल्दी रांद काटने से कोई मतलब नहीं है ना, बोलते हैं ना, बिल्कुल से मतलब टाइम पास करना। जितना भी क्वेश्चन पढ़ोगे मजा आएगा, एक की बजाय 4 क्लास लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट से पहले रिजल्ट देना हमारा मकसद नहीं है, आपको डेफिनेटली इसमें अचीवमेंट मिलेगी, बट जब भी ये क्वेश्चन दोहरा जाएगा आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, इस मकसद से दोबारा अपने को पढ़ना चाहिए। नहीं तो अपने को क्वेश्चन पेपर देने के बाद में भूल जाना चाहिए, छोड़ो ना यार, जो हो लिया सो हो लिया, होगा तो होगा, अब देखने से कौन सा होना है और नहीं होना, अभी तो कोई डिसीजन नहीं हो सकता, बट फिर भी अपन देखते हैं इसलिए कि आगे कभी गलती ना हो और मैं कहाँ गलत था ये अपन पता कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट्स to the OPD after giving birth a healthy baby and ask for the best contraceptive method. Which of the following would be most effective in reducing symptom of hirsutism and acne? भाई साहब, क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। अटपटा ये लगा होगा
कि एक तो ये बोल रहा है कि प्रेग्नेंट फीमेल आई है ओपीडी के अंदर, डॉक्टर साहब के अंदर पास आई है, और ये बोल रहा है साथ में कब, आफ्टर गिविंग बर्थ हेल्थी बेबी। ये मतलब दोनों भाषाएं एक साथ इसलिए लग रही है, या तो इनके अंदर कोई ना कोई बदलाव था, कोई कॉमा पॉइंट कुछ भी लगा होगा, या कोई टाइम दे रखा होगा कि इससे पहले की जो डिलीवरी थी वो हेल्थी हुई थी, है ना। तो अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, इसकी भाषा जैसे मिली हमने जोड़ तोड़ की कोशिश की है। इसमें भाषा अपन ऐसे पढ़ेंगे कि पहले का जो बच्चा था, एक तरीके से मैं भाषा को सीधी सी बताने की कोशिश करता हूँ। अभी फीमेल प्रेग्नेंट है और इससे पहले जो उसको बच्चा हुआ था बिल्कुल हेल्थी था और नॉर्मल था और नॉर्मल बर्थ हुआ था। ओके, अब उसका दूसरा बच्चा है और वो प्रेग्नेंट है। तो अब अपने पास आइए कि इसके बाद में अपन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में ले सकते हैं। ओके, और जिसकी वजह से रिड्यूस होंगे क्या, सिम्टम, हिर्सुटिज्म एंड एक्ने के। एक तो हो गया ये, एक ये रह गया प्रेग्नेंट ना होके ए वुमेन प्रेजेंट ओपीडी, प्रेग्नेंट ऑप्शन ही नहीं है मान के चलो, ए वुमेन प्रेजेंट ओपीडी के अंदर आई है, और कब आई है, बर्थ, एक हेल्थी बेबी को बर्थ जन्म देने के बाद में, और अपने को पूछ रही है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमें यूज करना चाहिए जिससे हिर्सुटिज्म और एक्ने के जो सिम्टम हैं वो कम हो सके। ओके, तो बेस्ट अगर आपको जो लगे, आपको लगता है प्रेग्नेंट था या नहीं था, या बच्चे का कोई टाइम ड्यूरेशन दे रखा था कि इस प्रेगनेंसी पहले का है, तो वो आपका ओपिनियन है। जैसे हमें क्वेश्चन मिला हम दोनों तरीकों से आपको बता रहे हैं, या तो प्रेग्नेंट ऑप्शन नहीं था, नाम नहीं होगा उसमें, अगर प्रेग्नेंट था तो बच्चे की कोई कंडीशन दे रखी होगी, आगे पीछे की टाइम ड्यूरेशन कुछ दे रखा होगा, या इतिहास दोहरा होगा, पास्ट बता रहा होगा अपना। ओके, तो मैं भी ये लग रहा है कि अपना ऐसे मान के चला कि प्रेग्नेंट नहीं था, ऐसे दे रखा था, ये वुमेन प्रेजेंट टू ओपीडी के अंदर आई और हेल्थी बेबी को जन्म देने के बाद में, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछ रही है, और वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो हिर्सुटिज्म और एक्ने के सिम्टम को कम करे। तो ऐसा अगर अपन बात करें तो ओसीपी आता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये सबसे बेस्ट है जो हिर्सुटिज्म और एक्ने के सिम्टम को कम करने में हेल्पफुल रहता है। तो ऐसा करके कुछ ओसीपी वाला ऑप्शन था, वो बिल्कुल से राइट था। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया विच मंथ सेलिब्रेट एज ए पोषण माह, पोषण माह कौन से महीने को माना जाता है या कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, सितंबर, जो भी XYZ अदर भी दे के रखे हुए हैं कोई ऑप्शन, बट आपको सितंबर वाला यानी 9वां महीना जो चल रहा है ना अभी, उस महीने को पोषण माह माना जाता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, ए न्यूबॉर्न डिलीवर्ड बाय फोर्सेप्स, एक बच्चे की डिलीवरी हुई है फोर्सेप एग्जिबिट्स के द्वारा। ओके, मैं ऐसे बोलूं फोर्सेप जो होता है इक्विपमेंट उसके द्वारा हुई है। एन एसिमेट्रिकल जो है मोरो रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, दिस फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटेड इंजरी ऑफ, ये सीधा सा क्वेश्चन से ये पूछ रहा था कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी फोर्सेप से डिलीवरी हुई है और मोरो रिफ्लेक्स इसमें एसिमेट्रिकल मिल रहा है फोर्सेप डिलीवरी के बाद में। तो अपने को क्या लगता है कि फोर्सेप डिलीवरी जब करवाई थी, फोर्सेप से जब डिलीवरी करवाई थी, सॉरी, उस टाइम कहाँ इंजरी हुई होगी जिसकी वजह से मोरो रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल हो गया बच्चे के अंदर, है ना। तो फोर्सेप डिलीवरी जब करवाई बच्चे के अंदर, उसकी वजह से मोरो रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल हुआ, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस होते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपन पढ़ लेते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या सिस्टम जो रहता है, यानी ब्रेकियल प्लेक्सस एक तरीके से मैं एक्जिला बोलूं या शोल्डर बोलूं, वहां तक रहता है, तो उससे नीचे नीचे का जो सिस्टम रहता है वो अलग रहता है, उसके ऊपर का ब्रेकियल रहता है। ओके, तो ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर अगर इंजरी हुई होगी तो ये क्या करता है, जो मोरो रिफ्लेक्स के अंदर बच्चा मूवमेंट करता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर उसकी इंजरी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। इसलिए अपने को ये लगता है कि फोर्सेप डिलीवरी करवाई थी उस टाइम
फोर्सेप इक्विपमेंट जो भी यूज में लिया था उसकी वजह से ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो चुका है बच्चे का, इसलिए मोरो रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल देखने को मिल रहा है। ओके, तो ब्रेकियल प्लेक्सस एक ऑप्शन शायद था उसमें, तो वो आपका अगर था तो राइट आंसर। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं और ऑप्शन ज़्यादा बड़े लेंथी हैं तो आपको बता देते हैं। आफ्टर टेकिंग एन एंटी डिप्रेसेंट दवाई लेने के बाद में फॉर अबाउट ए वीक, एक वीक से एक सप्ताह से दवाई ले रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट, ए पेशेंट रिपोर्ट कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लड विजन, एक 7 दिनों से कोई पेशेंट है एंटी डिप्रेशन की दवाई खा रहा है और उसके बाद में वो आके बोल रहा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया है और ब्लड विजन हो रहा है, तो विथ नो इम्प्रूवमेंट इन मूड, कॉन्स्टिपेशन भी है, ब्लड विजन भी है और मूड के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। द साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स इन्फॉर्म द पेशेंट, अपन नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते क्या बताएंगे। एक मरीज आया है, 7 दिन उसने डिप्रेशन की दवाई खाई और अपने को आके बोलता है जी 7 दिन हो गए मेरे को डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ, अब मेरे को कॉन्स्टिपेशन होने लग गया है, ब्लड विजन होने लग गया है और मूड के अंदर मेरे मूड के अंदर कोई भी परिवर्तन या इम्प्रूवमेंट सुधार नहीं है, तो अपन एज ए नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते उसको क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे करके दिए हुए होंगे, बट इसके अंदर ऑप्शन ए जैसे मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है या लिख के रखा हुआ है, तो वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बनती है ये उनको बताएं। टेक अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 वीक फॉर डिप्रेशन फॉर लेशन। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर डिप्रेशन वाली दवाई खानी है पेशेंट को या खा रहा है और ये शिकायत करता है, तो उसको बोलना है पहले भाई साहब 2 से 4 वीक यानी 15 दिन से 30 दिनों तक आप दवाई खाओ डिप्रेशन की, तब आपको सही से इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। 7 दिनों के अंदर भागम भाग आप मत हो एंड साइड इफेक्ट यूजली डिमिनिश्ड ओवर टाइम। 2 से 4 वीक तक खाओगे तो ये जो नॉर्मल साइड इफेक्ट है ये डिमिनिश्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, टेंशन नहीं लेना है। 7 दिनों के अंदर आपको टेंशन में नहीं आना, 2 से 4 वीक तक दवाई खाओ, फिर इंप्रूवमेंट मूड के अंदर नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन ब्लड विजन शिकायतों और बढ़ती है, तब हम आके बताओ। ओके, तो ऐसा करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, वो राइट वन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट रिपोर्ट इंटेंस ओवरवेलमिंग फियर फॉर ड्राइविंग कार, फियर देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा साइकेट्रिक है, अटपटा सा मिलेगा आपको, बट अगर आपने साइकेट्रिक थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है ना तो समझ आ जाएगा। कैसे, ये कह रहा है कि भाई साहब फियर है, क्या है फियर, कब, ड्राइविंग करने से, क्या कार चलाने से उसको डर लगता है, और फियर हो रहा है कब, डिसरप्टेड ऑल एलिमेंट ऑफ अ पेशेंट लाइफ, और साथ में दे रखा है पेशेंट डज नॉट गो टू ग्रोसरी स्टोर पे भी नहीं जा रहा, तब भी यूजलेस या अनलेस ड्राइव बाय समवन इलेज अदर है, मतलब इसकी भावना ऐसी हो जाती है कि उसको डर लगने लग जाता है। कार ड्राइविंग से मान लो, ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं तो मान लो, कार खुद चलानी है तो मान लो, कैसे भी करके उसको। और यहाँ पे साथ में एक चीज़ और मेंशन कर दी इसके अलावा कि सोशल कांटेक्ट है वो भी उसके कम हो गए हैं, फ्यू सोशल कांटेक्ट, लिमिट के अंदर उसके तालमेल रहे हैं अपनी यार मित्रों के साथ में। अब पेशेंट को अगर ट्रीट करना है, इलाज करना है उसका, तो कैसे करेंगे। मैं सीधी भाषा के अंदर क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूं तो कुछ इस तरह से होगा। पेशेंट क्या कर रहा है, कार चलाने से, ग्रोसरी स्टोर पे जाने से या दूसरा कार चला रहा है तो उसको भय हो गया है, एक मन में उसके ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा डर है। ओके, ये ओवरवेलमिंग फियर है उसका एक तरीके से। और इसके साथ में ग्रोसरी स्टोर पे जाना या उस टाइम भी उसको ऐसे लग रहा है कि यार ये कार चलाने, मतलब इसके थॉट आ रहे हैं ऐसे बार बार में। और उसके यार मित्र हैं, दोस्त हैं, जितने भी थे उनसे बोलना चालना, बैठना उठना, बातचीत करना, उनके साथ हंसी मजाक करना या उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये बिल्कुल कम का होता जा रहा है पेशेंट का। तो अपन उस पेशेंट को सही से नॉर्मल बिहेवियर के अंदर अगर लाना चाहेंगे तो किस मेथड से लेना चाहेंगे। अब देखिएगा, ये
बहुत सारे ऑप्शन अदर भी होंगे, बट ऐसे मरीज को क्या करते हैं, एक मैं और उदाहरण दे दूंगा आपको, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। क्या होगा, एक सिस्टेमिक तरीके से धीरे 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 धीरे, जैसे उसको गाड़ी को डर लग रहा है गाड़ी से, तो उसको बोलेंगे तेरे को गाड़ी से डर लग रहा है, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे अपन गाड़ी को देखते हैं, पहले गाड़ी को देखेंगे, फिर गाड़ी का बंद रहेगी गाड़ी, उसकी विंडो खोलेंगे, मतलब 1 दिन 2 दिन आधा दिन, मतलब धीरे 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 उसको क्या है, इम्प्रूवमेंट करवाते जाएंगे, गाड़ी के पास लेके जाएंगे, उसको चलाएंगे, फिर थोड़ा चलाएंगे, फिर थोड़ा चलाएंगे, फिर सोशल इन्वायरमेंट में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, यार मित्रों के पास, ऐसे करके उसको वापस से अपनी कम्युनिटी या नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर जो है इन्वॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये होता है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, किसी को बंद जगह से क्लोस्ट्रोफोबिया है, एक तरीके से क्लोज स्पेस से किसी को डर लगता है, तो उसका डर कैसे निकालते हैं, ऐसे है क्या, कमरे के अंदर धक्के मार के और आगे से कुंटी लगा दो, नहीं वो मर जाएगा या मार देगा आपको, बाहर निकल गया तो। ओके, तो उसको सिस्टेमिक तरीके से उस डर को दूर करना है। फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रोफोबिया, मैं इस क्वेश्चन से हटके थोड़ी सी आपको चीज़ बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का ही लिंक उसके साथ ही है, इसके अंदर भाषा थोड़ी सी अटपटी दे दी इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोज स्पेस यानी बंद जगह से डर लगना, घुटन होना, अकेला नहीं रहना कमरे के अंदर, बहुत सारे लोगों को होता है। तो करते क्या है, उसको ये लगता है कि मैं अंदर गया ना कमरे के अंदर या बंद कमरे में, तो मैं घुटन हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसे मतलब उसके थॉट हैं, ये उसकी खुद की भावना है, दिमाग से उसके यानी माइंड से जनरेटेड थिंग्स हैं। तो अपन क्या करेंगे, उस पेशेंट को धीरे धीरे देखो बताएंगे, पहले तो बैठ के, जैसे ऐसा कुछ नहीं होता, चलो आप मेरे को देखो, मैं अंदर जाता हूँ, अंदर बैठता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, कुछ नहीं होगा। उसको धीरे 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 अपनी बातों में ले लेंगे। बातों में लेने के बाद अपन देखेंगे, ये देख लो, आप झुक करके देख लो, थोड़ा आगे जाके देख लो, बाहर से ही देख लो, अंदर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, घुटन नहीं होती, मतलब उसको डाइवर्ट करेंगे और नॉर्मल बिहेवियर के अंदर लाने के अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन काम करते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, फिर अपन उसके साथ आएंगे, देखो अपन यहाँ पे रूम के अंदर आ गए हैं, अब यहाँ पे बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा ना, अब चलो बाहर चलते हैं, फिर वापस आएंगे, देखो अपन दोबारा आ गए, अब कुछ नहीं हो रहा ना, मतलब ऐसे करके उसको नॉर्मल कर देंगे। ये होता है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, वो ही इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन पैरा ओलंपिक 2024? देखो यहाँ पे पूछा है कि गोल्ड मेडल कितने लेके आए थे पैरा ओलंपिक के अंदर। देखिएगा, ओलंपिक अलग था, पैरा ओलंपिक अलग था। पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल कितने आए थे भारत के अंदर, तो वो आए थे 7। ओके, 2024 के अंदर 7 पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। ओके, ये ओलंपिक नहीं है, पैरा ओलंपिक है और गोल्ड मेडल है। ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल नहीं लाए हैं अभी तक। ओके, 7, 2024 की बात कर रहे हैं। जीपीएस इज एन एब्रीविएशन ऑफ, भाई साहब आपका जीपीएस ऑन मत रखा करो, आपको पता लोगों को पता चल जाएगा आप कहाँ घूम रहे हो। तो वो जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे राइट वन आंसर की, देखो सभी ऑप्शन की बात करने से मतलब नहीं है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये रहती है जीपीएस की फुल फॉर्म। ओके, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में आप कहाँ पे हो, कौन सी पोजीशन पे हो, उसकी जानकारी देने वाला जो सिस्टम रहता है, प्रणाली रहती है, उसको जीपीएस बोला जाता है शॉर्ट्स के अंदर। पेंटाप्लेजिया इज टर्म फॉर पैरालिसिस ऑफ बॉडी इंक्लूड क्वाड्रीप्लेजिया प्लस। यहाँ पे बताया है पेंटाप्लेजिया के अंदर कौन सी, जो पेंटाप्लेजिया टर्म है उसके अंदर क्या चीज़ और इन्वॉल्व की जाती है। ये तो होता है क्वाड्रीप्लेजिया, जिसके अंदर अपने 4 बॉडी पार्ट्स जो हैं, एलिमेंट्स जो है, एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है, प्लस इसने एक और इन्वॉल्व करना है, तब अपन उसको पेंटाप्लेजिया बोलेंगे। यानी क्वाड्रीप्लेजिया से पेंटाप्लेजिया के अंदर जाने के लिए क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो अगर क्वाड्रीप्लेजिया के अंदर ऐड हो जाए, यानी क्वाड्रीप्लेजिया प्लस ये हो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो वो मैं पेंटाप्लेजिया उसको बोला जाता है। ओके, या रेस्पिरेटरी कंप्रेशन बोल सकते हैं, कंप्रेस्ड बोल सकते हैं, सीजेशन बोल सकते हैं। ओके, ऑप्शन ए।
विच गोज नीडल यूज ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव विटामिन के टू न्यूबॉर्न। एक न्यूबॉर्न बच्चा है, अभी जन्म हुआ है, उसका विटामिन के का इंजेक्शन उसको लगाते हैं, आपको पता होगा बच्चे को जन्म होते ही। तो कौन से गोज की नीडल यूज में लेंगे? तो 26 गोज की नीडल, यानी सबसे छोटी वाली नीडल जो है वो यूज में लेंगे विटामिन के का इंजेक्शन देने के लिए बच्चे को। ओके, व्हाई वुड क्रिकॉइड प्रेशर बी अप्लाइड ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन प्रोसीजर। देखिएगा, क्रिकॉइड प्रेशर क्यों अप्लाई किया जाता है इंट्यूबेशन के अंदर? ये क्वेश्चन अपन शायद पहले भी पढ़ चुके हैं। टू हेल्प प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट होने से बचाने के लिए अपन क्रिकॉइड प्रेशर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म HTML? HTML जो टर्म्स हैं, या अपन जैसे PDF होती है वैसे इस HTML होता है एक तरीके का। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हाइपर, यानी HTML की फुल फॉर्म बतानी है। H की हाइपर, T की टेक्स्ट, M की मार्कअप और L की लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट वन आंसर जाता है, ऑप्शन डी। ऐसा करके कुछ ऑप्शन आपको आया होगा। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया प्रेजेंट विद, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? देखिएगा, ये एक तरीके का नर्वस सिस्टम वाला है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं तो हाइपरटेंशन, BP बढ़ा हुआ होगा और हार्ट रेट कम हुआ होगा ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर। ओके, तो ऐसा करके कुछ ऑप्शन मिला होगा, वो बिल्कुल से राइट था। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर हाइपरटेंशन होगा, BP बढ़ा हुआ होगा और हार्ट रेट कम होगा। नेक्स्ट, ए 5 years old child has painless lethargy and learning problem, diagnosed anemia and show macrocytic anemia. This indicate which of the following deficiency anemia? 5 साल का बच्चा है, पेनलेस है, लेथार्जी रहता है और लर्निंग प्रॉब्लम है, सीखने की समस्या है, सही से सीख नहीं पाता। और उसकी जांच करवाई तो पता चला बच्चे को एनीमिया है। कौन से टाइप का एनीमिया है? ऐसा पता चला कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एक होता है माइक्रोसाइटिक, एक होता है मैक्रोसाइटिक। अगर आपने मैक्रोसाइटिक की जगह मैक्रोसाइटिक की जगह माइक्रोसाइटिक पढ़ दिया तो क्वेश्चन पूरा उल्टा हो गया। अगर आपने मैक्रोसाइटिक ही पढ़ा था तो बिल्कुल से राइट आंसर आपका गया होगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो। दिस इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर किस चीज की कमी आती है? तो कोबालामीन आंसर दिया होगा या साइनोकोबालामीन आंसर दिया होगा, वो राइट आंसर जाएगा। और आयरन की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है उसमें माइक्रोसाइटिक होता है, ना कि मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक साइनोकोबालामीन। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया होगा ऐसे करके, उसका नाम क्या था ये आपको बताना था। तो ये था स्कैटर डॉट ग्राफ। ओके, जैसे यहाँ पे डॉट 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 टाइप में दे के रखा हुआ था, ऐसा कुछ करके ग्राफ आया होगा। तो ये ऑप्शन दे रहे होंगे इनमें से कोई भी। तो एक ऑप्शन आपको स्कैटर डॉट का मिला होगा या स्कैटर डॉट ग्राफ का लिखा हुआ होगा, वो राइट बनेगा। ओके, नेक्स्ट, पेशेंट हैज हाइपरकैलेमिया, यानी पोटेशियम की बहुत ज़्यादा पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है शरीर के अंदर एक पेशेंट के। नर्स नाउ दैट पेशेंट हैड मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरकैलेमिया। एक पेशेंट है, उसके अंदर हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, और लग रहा है नर्स को या नर्सिंग ऑफिसर को कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, यानी अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ हो शरीर के अंदर तो क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर हो सकती है? ऑप्शन ए डायरेक्टली राइट आंसर था, कार्डियक डिसरिदमिया एंड टेल, या मैं आपको बोलूं अपवर्ड साइड के अंदर टी वेव देखने को मिलती है। अगर नॉर्मल बात करें
P Q R S, और जैसे ऐसे T होती है ये अपवर्ड मिलेगी, जैसे P Q R S, और जैसे T की बात आएगी तो T ऐसे मिलेगी आपको। ओके, ये T जो है ये क्या मिलेगी, टेल टी वेव मिलेगी। तो ये हाइपरकेलेमिया के अंदर देखने को मिलता है टेल टी वेव, और कार्डियक डिसरिदीमिया देखने को मिलता है, यानी कार्डियक हार्ट, कार्डिया मतलब हार्ट, डिसरिदीमिया यानी जो रिदम रहती है वो क्या है, आगे पीछे हो चुकी है। नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट दे रखा है ए 12 लीड ईसीजी, 12 लीड ईसीजी अपन करते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि 12 लीड ईसीजी के अंदर जो लीड फर्स्ट लगती है V1, वो कहाँ पे लगाते हैं, वो लगाते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और राइट ऑफ द स्टर्नम। जो स्टर्नम रहता है अपना, मिडिल जो बोन रहती है, ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं, इसकी राइट साइड का फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस रहता है, ऐसे करके। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड का 1 2 3 4 यहाँ पे फर्स्ट लगेगी और सेकंड लगेगी लेफ्ट साइड के फोर्थ के अंदर, ये दोनों ऐसे रहती है। ओके, तो राइट साइड के अंदर, राइट साइड ऑफ द स्टर्नम एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये जाएगा 12 लीड ईसीजी के अंदर फर्स्ट लीड प्लेस करने की एकदम प्रॉपर पोजीशन। ओके, तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे के रखे हुए हैं, वहाँ से आप जाके उनको ज्वाइन करें और हमें वहाँ पे जाके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं ऑप्शन के साथ में या उत्तर के साथ में आप हमें बताएं, ताकि आपकी यार वेली फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनको भी हम बता सकें और क्लास के अंदर आपका भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो उससे संबंधित तो क्लियर कर सकें। तो हम भी कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड कलेक्ट करके आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है, प्यार देना है, लाइक शेयर कर देना है, और इस वीडियो को हर एक ग्रुप के अंदर यार मित्र फ्रेंड्स जो भी जिसने भी एग्ज़ाम दिया था, कॉलेज का ग्रुप हो, कोचिंग का ग्रुप हो, शेयर कर देना, ताकि हम मेहनत करते हैं उसका फल हमें भी मिले और आपको एक एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर मिलने की पूरी पूरी संभावना रहे। हमारे बताए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर किसी भी तरह के उत्तर के अंदर हमें से गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये आंसर बताया था, ये ना हो गई, ये है। हो सकता है हमारे से गलती हो गई जल्दबाजी में, या हमने ध्यान नहीं दिया, या कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो एक इंसान की प्रवृत्ति रहती है कि गलती हाँ हो जाती है। ओके, 100% कोई नहीं रहता। तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर दे दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।